पिछले लेक्चर में क्या बताया था? कोई बच्चा बता ही नहीं रहा है, क्यों? इसका मतलब ये हुआ केवल मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं हो। सर बताया था ना आपने, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। अच्छा, देखो कम से कम एक आध बच्चा तो बोलता है अरे रमन नहीं इफेक्ट के भैया, बारे समस्या मेरे को काय को होगी सर की खुशी की। मैं तो और खुश होऊंगा कि मेरे सर खुश है। में। नहीं, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ और खुश रहना भी चाहिए। चाहे जैसी भी क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, भगवान भी देखते हैं कि अगर क्रिटिकल कंडीशन में भी व्यक्ति खुश रहता है तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। क्या होता है, जब व्यक्ति के पास कुछ आता है पैसा, तो व्यक्ति खुश हो जाता है। और जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हर कंडीशन में खुश रहो। ठीक है, मस्त रहो। चलो, आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, रमन इफेक्ट के बारे में। बच्चों, रमन इफेक्ट आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आएगा। बच्चों, रमन इफेक्ट का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायग्राम मैंने बना के रखा है, एक सिंपल सा डायग्राम है। रमन इफेक्ट का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले तो आएगा कि रमन इफेक्ट क्या है। हाँ, देखते हैं रमन इफेक्ट क्या है, ये पूछेंगे आपसे। तो रमन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, प्रायोगिक व्यवस्था। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट मतलब प्रायोगिक व्यवस्था पूछेगा। फिर उसके साथ में रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, रमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी का यूज करते हैं। एक क्लासिकल थ्योरी, चिरसम्मत व्याख्या, और एक क्वांटम थ्योरी, क्वांटम व्याख्या। तब जाके रमन इफेक्ट कंप्लीट होगा। देखो, इतना तो आने आना एग्जाम में। व्हाट इज रमन इफेक्ट? रमन प्रभाव से आप क्या समझते हो? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ये तो आने ही कंपलसरी है। इसके साथ में एक क्लासिकल और क्वांटम, दोनों में से, यानी चिरसम्मत व्याख्या या क्वांटम व्याख्या, दोनों में से एक और लगा देगा आपके साथ कि भाई इसको भी करो एक्सप्लेन। तो आज देखते हैं, जितना हो जाए उतना करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। सबसे पहले बात करते हैं रमन इफेक्ट होता क्या है। उससे पहले आपको स्कैटरिंग क्या होती है, प्रकीर्णन। सभी बच्चों को मालूम है, स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया था सीवी रमन, जो साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, सीवी रमन ने। स्कैटरिंग, प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई लाइट है और किसी मीडियम में जाती है और एयर के पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, या ऐसा बोल सकते हैं डाइफ्रैक्शन हो जाता है उसमें, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग, या स्कैटर्ड हो जाती है, सीधा सीधा भी बोल सकते हैं। जब भी कोई लाइट आई, एयर के पार्टिकल से टकराई, टकराने के बाद इधर उधर चली गई, तो वो स्कैटरिंग होती है। क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब बिखर जाना एक तरीके से, सभी को मालूम है, सीवी रमन ने दिया था। अब आते हैं रमन इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, रमन इफेक्ट क्या होता है। मेन क्वेश्चन वही है अपना। रमन इफेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, ध्यान से सुनना पूरा, जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करते हैं, जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करते हैं, देखो, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ होगी कुछ ना कुछ, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कुछ ना कुछ, सभी को मालूम है ये सारी चीजें। तो जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करते हैं, तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है? जब उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम से, देखो स्कैटरिंग तो होनी, सिंपल सी बात है। जब आप उसको मीडियम से पास करोगे तो स्कैटरिंग तो होना ही है, सिंपल सी बात है। तो जब भी आप किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी मीडियम से पास करते हो, तो बच्चों प्रिंसिपल लाइन के अलावा आपको इधर उधर और भी लाइंस देखने को मिलती हैं आफ्टर स्कैटरिंग। और भी लाइन देखने को मिलती हैं, जिसमें आप देखोगे तो प्रिंसिपल लाइन की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, और इधर उधर जो लाइनें मिल रही है देखने में, उसकी फ्रीक्वेंसी एक साइड कम मिलेगी, एक साइड ज्यादा मिलेगी। केवल सुनते जाएं, पूरा समझा देंगे। जब भी हम किसी एकवर्णी प्रकाश को किसी माध्यम से गुजारते हैं या किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं, तो वो प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित होने के बाद क्या होता है? हमें तीन प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं। एक जिसको मूल रेखा बोलते हैं, और एक जिसको कम आवृत्ति की रेखा बोलते हैं, और एक जिसको अधिक आवृत्ति की रेखा बोलते हैं। तो इन तीनों रेखाओं को बोलते हैं रमन रेखाएं। जब भी हम किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकलने वाले लाइट को ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करते हैं, तो आफ्टर स्कैटरिंग आपको ये देखने को मिलेगा
कि कौन कौन सी लाइन देखने को मिलती है? एक प्रिंसिपल लाइन देखने को मिलती है, और एक कम फ्रीक्वेंसी की लाइन देखने को मिलती है, और एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइन देखने को मिलती है। इन तीनों लाइन को बोलते हैं रमन्स लाइन। क्या बोलते हैं? रमन्स लाइन। ध्यान से सुनना, इसको अभी नहीं, इसको देखो डायग्राम। ये रही इंसिडेंट लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट लाइट। ध्यान से सुनना, इंसिडेंट लाइट, लाइट आपतित प्रकाश बोलते हैं। इसको आपने किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास किया, इसको आपने किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास किया, तो बच्चों ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करने के बाद देखो, एक तो मिलेगी प्रिंसिपल लाइन, ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करेंगे तो इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। ये जो लाइट आएगी इसकी क्या हो जाएगी? स्कैटरिंग हो जाएगी, एयर के मॉलिक्यूल से टकराएगी, किसी से भी टकरा सकती है, तो इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। आफ्टर स्कैटरिंग क्या होगा? तीन लाइन देखने को मिलेंगी आपको। एक तो ये, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल लाइन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल लाइन, अभी लिखूंगा इसके बारे में। और एक साइड मिलती है आपको ब्लू लाइन, वॉयलेट बोल सकता हूं। एक साइड मिलती है आपको रेड लाइन। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं आपको ये। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं आप बाद में डेफिनेशन सुनाऊंगा, पहले सुन लो। वॉयलेट कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है। वॉयलेट कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। वॉयलेट कलर जो होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होती है जिसकी वेवलेंथ कम होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है सी बराबर क्या होता है? न्यू लेमडा। तो न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। और ये रेड है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। तो जब भी आप किसी लाइट को किसी मीडियम से पास करवाते हो, तो मीडियम से पास करवाने के बाद वो लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। रमन्स ने ये देखा कि लाइट की स्कैटरिंग के बाद आपको प्रिंसिपल लाइन के अलावा लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन या लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइन देखने को मिलती है, जिनको हम रमन्स लाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रमन्स लाइन बोलते हैं। और बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे लो फ्रीक्वेंसी की जो लाइन होगी उसकी उसका नाम होता है स्टॉक लाइन। और जो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइन होती है उसको बोलते हैं एंटी स्टॉक लाइन। और ये जो प्रिंसिपल लाइन होती है इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितनी इसकी है, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी जितनी इसकी है। एक बार फिर सुनो, कि जब भी आप किसी एक वर्णी प्रकाश से निकलने वाले प्रकाश को या एक वर्णी सोर्स से निकलने वाले प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारते हो, तो इस प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। और प्रकीर्णन के बाद आपको मूल रेखा के अलावा कम आवृत्ति और अधिक आवृत्ति की रेखाएं प्राप्त होती हैं। कम आवृत्ति की रेखा को स्टॉक रेखा, और अधिक आवृत्ति की रेखा को प्रति स्टॉक रेखा, और तीनों रेखाओं को रमन रेखाएं कहा जाता है। मैंने आपको बताया था जिसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ये रेखा रिलेशन। उसकी आवृत्ति का मान क्या हो जाता है? कम। और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होती है। तो रमन ने यह देखा कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइन देखने को मिलती है। लो फ्रीक्वेंसी की लाइन को स्टॉक लाइन और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइन को एंटी स्टॉक लाइन बोला जाता है। जब भी किसी एकवर्णी प्रकाश से निकलने वाले या एकवर्णी सोर्स से निकलने वाले प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं, किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करते हैं, तो आपको कितनी लाइन देखने को मिलेंगी? तीन। एक होगी प्रिंसिपल लाइन, मूल रेखा, जिसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। और एक होगी लो फ्रीक्वेंसी की, एक होगी हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी की कौन सी होगी? स्टॉप, STOKE। 1 2 3 4 5 लो फ्रीक्वेंसी होगी। एंटी स्टॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटी स्टॉक। ये 9 आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये कम। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ये रमन ने देखा। बाकी स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन क्या होती है ये अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं बता रहे। बच्चों मान लो कि
किसी मीडियम से जो लाइट पास हो रही है, किसी मीडियम से जो लाइट पास हुई, उसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी न्यू। कितनी? न्यू। और जो आपको स्टॉक लाइन देखने को मिली, क्या मिली? स्टॉक लाइन देखने को, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कितनी है फ्रीक्वेंसी इसकी? मान लो न्यू माइनस न्यू माइनस न्यू नॉट, ये स्टॉक की फ्रीक्वेंसी। ये किसकी हो गई? स्टॉक की। और ये किसकी होगी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इंसिडेंट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मान लो न्यू प्लस न्यू नॉट, वो कौन सी होती है? एंटी स्टॉक। एंटी स्टॉक। अब मान लो आपसे कभी पूछा व्हाट इज द रमन शिफ्ट, रमन हटाव किसे कहते हैं? रमन शिफ्ट। तो रमन शिफ्ट की डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हो। कैसे बनाओगे? द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी स्टॉक लाइन एंड इंसिडेंट लाइन। डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी स्टॉक लाइन एंड इंसिडेंट लाइन कितनी हो जाएगी? बोलो। न्यू प्लस न्यू नॉट माइनस न्यू बराबर कितना आ जाएगा? न्यू। प्रति स्टॉक रेखा, प्रति स्टॉक रेखा और आपतित रेखा की आवृत्तियों में अंतर। प्रति स्टॉक रेखा की आवृत्ति और आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अंतर को क्या बोलते हैं? रमन हटाव। डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटी स्टॉक लाइन एंड इंसिडेंट लाइन। या फिर ऐसे बना लेना, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइन एंड स्टॉक लाइन। आपतित प्रकाश की आवृत्ति और स्टॉक रेखा की आवृत्ति का अंतर कितना आ जाएगा? बोलो। माइनस माइनस चला जाएगा, उतना ही आएगा, बराबर आएगा। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, या फिर इसमें से इसको माइनस करना है। ये रमन शिफ्ट की डेफिनेशन होती है। सिंपल है डेफिनेशन। एंटी स्टॉक लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होगी और इंसिडेंट लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होगी माइनस कर देना, या फिर स्टॉक रेखा की जो आवृत्ति होगी उसको आपतित रेखा की जो आवृत्ति होगी, इंसिडेंट लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें से माइनस कर देना, बराबर ही आएगा आपका न्यू नॉट। तो ये डेफिनेशन होगी आपकी सिंपल सी। ये रमन शिफ्ट की डेफिनेशन होगी, ये हटा देता हूं मैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन है ये। तो रमन शिफ्ट की डेफिनेशन सिंपल है। रमन इफेक्ट क्या होता है वो भी सिंपल है। अब आते हैं उसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर, प्रायोगिक व्यवस्था। पूरा सुन लेना, उसके बाद जो कंफ्यूजन हो मुझे लास्ट में जरूर पूछना। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा ही बता देंगे, जितना दिया है नोट्स में उससे ज्यादा। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, ये रहा डायग्राम इसका, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, पूरा पूरा डायग्राम ये रहा। ध्यान से सुन लेना क्योंकि रट नहीं पाओगे, आपको जो नोट्स में मिलेगा उसको उतना ही मिलेगा, लिमिटेड। ये है आपकी पायरेक्स ग्लास ट्यूब, ये पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं पायरेक्स ग्लास ट्यूब, पायरेक्स कांच की नली, पायरेक्स ग्लास ट्यूब। इसकी जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर। और जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 2 सेंटीमीटर होती है। सभी बच्चों से मैं बाद में पूछूंगा, इसलिए सुनते जाना। इसकी लेंथ जो होती है वो 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर होती है, और विड्थ जो होती है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होती है। पायरेक्स ग्लास ट्यूब रहते हैं। पायरेक्स एक मटेरियल रहता है जिसका इसको बनाते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक कांच का मटेरियल होता है जिससे हम इसको बनाते हैं, जैसे फ्लिंट होता है, क्राउन होता है, ऐसे पायरेक्स होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है एक तरीके से। पायरेक्स ग्लास ट्यूब जो होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट रहता है, ट्रांसपेरेंट। तो ये पायरेक्स कांच की नली है। ठीक, इसको मैंने नाम दिया क्या? सी। क्या नाम दिया? सी। उसके साइड दो बच्चों, दोनों साइड विंडो है। एक है ये प्लेन विंडो, एक है ये प्लेन विंडो, और इधर है हॉर्न साइज में विंडो है, सी की आकृति में, हॉर्न साइज में। फीस दे देना, नहीं तो इसी का यूज करूंगा मैं, हॉर्न साइज विंडो को। ये ब्लैक पेंटेड कर दिया मैंने, पूरा ब्लैक पेंटेड कर देना, डार्क बिल्कुल। तो ये हॉर्न साइज की विंडो, दो विंडो, एक प्लेन विंडो है आपकी, एक हॉर्न साइज की विंडो है। पहले नाम नाम बता दूं। ये जो पायरेक्स ग्लास ट्यूब जब गरम गरम होने लगता है ना, तो उसके लिए ये वाटर जैकेट बोलते हैं इसको, जल का जैकेट। पानी की सुविधा भी है, इधर से एंटर कराओ, इधर से बाहर निकालो, जब गरम गरम हो जाता है। कैसे होता है बताऊं। उसके बाद ये लगा रहता है रिफ्लेक्टर, इनको बोलते हैं रिफ्लेक्टर, परावर्तक बोलते हैं हिंदी में, रिफ्लेक्टर।
उसके बाद ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रहता है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब रहता है जिसमें सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा रहता है। बेलनाकार लेंस रहता है, बेलनाकार लेंस जैसा लगता है आपको, या बेलनाकार ट्यूब भी बोल देते हैं इसको, नली भी बोल सकते हैं। इसमें सोडियम नाइट्रेट का विलयन भरा रहता है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन भरा रहता है। ये मरकरी आर्क लैंप होता है बच्चों, मरकरी आर्क लैंप। इधर आ जाओ। S1 S2 आपकी स्लिट होती है, एल आपका लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, और ये स्पेक्ट्रोग्राफ होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रोग्राफ। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब स्टार्ट करते हैं नीचे से, देखो यहाँ से। बच्चों क्या होता है, ये सोडियम, इसको बोलते हैं मरकरी आर्क लैंप। क्या बोलते हैं? मरकरी आर्क लैंप। इतना नहीं मिलेगा आप, लेकिन मैं आपको जो सुना रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप सुनने के बाद फिर ये कहोगे सर ये तो नोट्सों में नहीं है, क्योंकि नोट्सों में मैं उसी हिसाब से भेजूंगा जिस हिसाब से एग्जाम में लिखना है, और पूरे नंबर मिलेंगे आपको। बच्चों ये मरकरी आर्क लैंप रहता है, ये क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं निकलता, ये एक्सटेंडेड सोर्स होता है। यहाँ से जो लाइट निकलती है वो कई सारी वेवलेंथ की निकलती है। यहाँ उसने सबसे बड़ी गलती यही कर दी कि यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज नहीं किया, मरकरी आर्क लैंप का यूज किया। किसका? मरकरी आर्क लैंप। मरकरी आर्क लैंप बोलते हैं इसको, मरकरी लैंप भी बोलते हैं, हिंदी में भी वही बोलते हैं। यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो अलग अलग वेवलेंथ की निकलती है, अलग अलग वेवलेंथ की। ये एक तरीके से बोल सकते हैं, ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का काम नहीं करता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का काम नहीं करता है। अब क्या करें, मोनोक्रोमेटिक सोर्स तो आपको को चाहिए, तो बच्चों उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब। इसका नाम सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इसमें सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा जाता है। इसको सिलेंड्रिकल लेंस भी बोलते हैं, इसको फिल्टर भी बोलते हैं। तीनों नाम है इसके। क्या क्या नाम है इसके? इसके नाम है आपका बेलनाकार नली भी बोलते हैं, जिसमें सोडियम नाइट्रेट का विलयन भरा रहता है, बेलनाकार लेंस भी बोलते हैं, और फिल्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्टर। जैसे मान लो यहाँ से लाइट गई, अब ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को बाहर निकालेगा। फिल्टर भी होते हैं ना, जैसे आपने कभी सुना हो, वैसे तो मुझे पता नहीं सुना है कि नहीं। जैसे फिल्टर में आपको सुनाता हूँ, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। आप लोगों ने शायद 11th 12th में किसी ने पढ़ाया हो। लो पास सर फिल्टर क्या 12th करता में है? पढ़े थे सर। हाँ 12th में होंगे। लो पास फिल्टर क्या करता है, लो फ्रिक्वेंसी की लाइन को निकाल देगा, हाई पे रोक देगा, एक पर्टिकुलर फिक्स कर देता है। जैसे मान लो मैंने लगाया लो पास फिल्टर 50 हर्ट्ज तक का, तो 50 हर्ट्ज से कम फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, 50 हर्ट्ज से ऊपर वाली को रोक देगा। ऐसे बनते हैं फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को इसमें से पास कर देगा। रे एक चैप्टर में निश्चित पढ़ा था सर। एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को यहाँ से निकाल देगा, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को यहाँ से निकाल देगा। वो होता है फिल्टर, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर। सेकेंड ईयर में मैंने ऐसे ही बच्चे से पूछा था, एक कोई टॉपिक चल रहा था, माइकलसन चल रहा था, माइकलसन। तो माइकलसन में क्या है, माइकलसन मॉडल वो पढ़ के आया था। तो मैंने कहा माइकलसन का नाम सुना होगा, तो बच्चा बार बार कह रहा हाँ सर सुना है मैंने माइकलसन का, एक ही बच्चा बोला माइकलसन का नाम सुना था मैंने, और ऐसा था। मैंने कहा देखो माइकलसन ने, हाँ माइकलसन का ऐसा था। वो ऑनलाइन में बार बार, मैंने कहा आप सुनने दो, बच्चों को तो सुनने दो। फिर मानो लड़की मेरे से बाद में मैसेज कर रही, कह रही अरे सर आपने क्या समझाया, मुझे समझ में नहीं आया। एक वो पढ़ाकू था, वो आपके बैच में माइकलसन माइकलसन लगा था। तो कई बच्चे चिढ़ भी जाते हैं। तो चलो यहाँ पर आते हैं, तो जिस बच्चे को दिक्कत हो बाद में भी पूछ लिया करें। चलो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। ये सोडियम, ये क्या है आपका सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। लेकिन जो बच्चा बीच में पूछने पर बोलता रहता है ना, तो उससे कम से कम ये पता रहता है कि वो पढ़ भी रहा है, और वास्तव में मुझे सपोर्ट भी मिलता है कि हाँ अब कुछ तो पूछते रहो, लगता ही नहीं है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आते वापस। तो ये था बच्चों सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बता देता है ये। इसके तीन नाम हो गए, क्या क्या नाम हो गए? पहला नाम हो गया सिलेंड्रिकल ट्यूब हो गया, सिलेंड्रिकल लेंस हो गया, फिल्टर हो गया, बेलनाकार लेंस भी बोलते हैं, बेलनाकार नली भी बोलते हैं, और फिल्टर भी होता है। जैसे यहाँ से लाइट आएगी, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को निकाल देगा, जो कोई भी वेवलेंथ हो उसकी लाइट को निकालेगा। निकालने के बाद लाइट सीधा जाएगी पायरेक्स ग्लास ट्यूब के अंदर। कहाँ जाएगी? पायरेक्स ग्लास ट्यूब के अंदर।
तो बच्चों पायरेक्स ग्लास ट्यूब के अंदर जब लाइट जाती है, ये इसमें भरा रहता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसमें भरा रहता है पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम। तो जब लाइट जाएगी तो स्कैटर्ड होगी, लाइट जाएगी तो स्कैटर्ड होगी, प्रकीर्णित होगी, स्कैटर्ड होगी, प्रकीर्णित होगी। प्रकीर्णित होने के बाद, स्कैटर्ड होने के बाद वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। बच्चों दोनों साइड मैंने लगा के रखा है रिफ्लेक्टर, परावर्तक बोलते हैं इसको। इधर लगा के रखा है रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक, वो लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करके इधर ही भेज देगा, ये भी लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करके इधर ही भेज देगा। और ये जो हॉर्न साइज का लगा हुआ है ना, ये शेप ही होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो। इसका भी काम वही रहता है, यहाँ से लाइट को पास नहीं होने देता है, यहाँ से लाइट को निकालता है, यहाँ से लाइट को इधर करता है। ब्लैक पेंटेड है तो ये भी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इस रिफ्लेक्टर का काम हो गया इंटेंसिटी को इंक्रीज करना, जो यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता है उसके मान को बढ़ाना। क्यों? अगर यहाँ से लाइट इधर चली जाती, कुछ इधर आ जाती, तो इंटेंसिटी कम हो जाती। क्या हो जाती? कम। तो ये भी क्या करता है, इंटेंसिटी को बढ़ाता है, ये भी क्या करता है, इंटेंसिटी को बढ़ाता है, तीव्रता के मान को बढ़ा देता है। और ये भी क्या करता है, एक तरीके से इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। यहाँ से ये क्या, लाइट को उधर रिफ्लेक्ट करता है, कहता है मैं अपने यहाँ से नहीं निकलने दूंगा तुझे, यहाँ से निकल। ये रहा प्लेन विंडो, तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से आई, अब ये लाइट निकलती है यहाँ से, जिससे इंटेंसिटी की वैल्यू कम नहीं होती, तीव्रता का मान भी कम नहीं होता, इसके लिए लगा दी। अब जब लाइट इसमें जाती है ना बार बार, तो ये ट्यूब गर्म होने लगता है, ग्लास का है आखिर में, तो गर्म होने लगा। तो उसके लिए वाटर जैकेट लगाया आपने, जल जैकेट। यहाँ से वाटर को एंटर कराते हैं और यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से वाटर को एंटर कराया और यहाँ से वाटर को बाहर निकाल दिया। आगे चल के लगा रहता है एक प्लेन विंडो। क्या लगा रहता है? प्लेन विंडो। ये क्या करता है, यहाँ से लाइट, सारी की सारी जितनी भी लाइट है, जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जो भी एक ध्वनि प्रकाश है, वो पूरा पूरा यहाँ से निकलेगा। स्लिट S1 और S2 से लाइट पास होकर सीधा लेंस पर आएगी और लेंस उस लाइट को स्पेक्ट्रोग्राफ पर फोकस कर देगा। और स्पेक्ट्रोग्राफ का काम रहता है कि जो लाइट उस पर आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करना। तो बच्चों स्पेक्ट्रोग्राफ पर यहाँ पर जो लाइट जो देखने को मिलती है, वो मेन मतलब प्रिंसिपल लाइन के अलावा स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन भी देखने को मिलती है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइन भी देखने को मिलती है। उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति की जो प्रकाश होता है वो भी देखने को मिलता है। एक बार फिर सुनाता हूँ, सुनना, इंग्लिश में फिर हिंदी में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पायरेक्स ग्लास ट्यूब लेते हैं। इस पायरेक्स ग्लास ट्यूब की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, इसके जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर का है। पायरेक्स ग्लास ट्यूब का यूज क्यों करते हैं वो हम बताएंगे अभी आपको। तो पायरेक्स ग्लास ट्यूब लेते हैं, उसके सबसे पहले वर्किंग यहाँ से स्टार्ट होती है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों बता रहा हूँ एक साथ। सबसे पहले बच्चों क्या होता है, ये मरकरी आर्क लैंप रहता है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को नहीं निकालता, ये एक्सटेंडेड लाइट को निकालता है, जिसमें कई सारी वेवलेंथ की लाइट निकलती है। अब आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, या तो यहाँ पहले से लेजर लाइट का यूज कर लेते, या तो यहाँ पहले से लेजर लाइट का यूज कर लेते आप। किसका? लेजर लाइट का, तो ठीक रहता। मान लो लेजर लाइट का आपने यूज नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं। मरकरी आर्क लैंप के बाद हम लगाते हैं एक सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल ट्यूब, एक फिल्टर जिसमें सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरा रहता है, तो ये एक फिल्टर का काम करता है। तो जब लाइट यहाँ से यहाँ आएगी तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को निकाल देगी। पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट जाएगी वो सीधी जाएगी ट्रांसपेरेंट मीडियम में। इसको मत देखो कि यहाँ से जाएगी, तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट अलग रहता है, या डायग्राम को अलग बनाना। सीधा लाइट जाएगी आपकी पायरेक्स ग्लास ट्यूब के अंदर, इसके अंदर रहता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाएगी तो लाइट स्कैटर्ड होगी, स्कैटर्ड होने के बाद कुछ लाइट इधर भी जाएगी, कुछ लाइट इधर भी जाएगी और कुछ लाइट इधर भी जाएगी। इधर बच्चों ब्लैक पेंटेड है तो यहाँ से लाइट इधर जा नहीं पाएगी, तो वापस इधर ही आ जाएगी। ये रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, यहाँ से ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस इसी ट्यूब के अंदर, वापस इसी ट्यूब के अंदर। इसलिए रिफ्लेक्टर को मैक्सिमम इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आता है, वो भी लिख सकते हैं आप। जो रिफ्लेक्टर होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जैसे जैसे लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी तो सिंपल सी बात है, ये हीटेड होगा, हीटेड होगा तो उसके लिए बच्चों वाटर जैकेट लगा के रखते हैं। यहाँ से लाइट एंटर करेगी और यहाँ से लाइट बाहर निकल जाएगी। वो सॉरी, वहां यहाँ से वाटर एंटर करेगा और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा।
जैसे ये हीटेड होता है, गर्म होता है, तो यहाँ से वाटर को एंटर कराना है और यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देना है। अब लाइट को ये रिफ्लेक्ट इधर कर रहा है, ये भी रिफ्लेक्ट इधर कर रहा है, यहाँ से लाइट पास नहीं हो रही, तो लाइट जाएगी कहाँ से? प्लेन विंडो से। तो प्लेन विंडो से जब लाइट पास होगी, आगे लगा रहता है स्लिट S1S2। स्लिट S1S2 का काम रहता है कि सीधा लाइट को ले जाके कहाँ डालेगा? लेंस पर। और लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या हो? कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो पूरी की पूरी लाइट को आपको कहाँ पर भेज देगा? स्पेक्ट्रोग्राफ। और स्पेक्ट्रोग्राफ का काम रहता है कि जो लाइट या जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, उसकी चेक करना है फ्रिक्वेंसी, कि कौन कौन सी लाइन, कौन कौन सी जो लाइन मिली है उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है। तो जब ये चेक करता है तो उसको 3 लाइनें देखने को मिलती हैं मेनली। उसमें से एक वो लाइन होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी, और एक वो होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से कम होगी, और एक वो होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो उनको नाम रख दिया है स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन। स्टॉक लाइन वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइन की फ्रिक्वेंसी से कम होती है, और एंटी स्टॉक लाइन वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से या इंसिडेंट लाइन से, कुछ भी बोल दो, से ज्यादा होती है। ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। हिंदी में और बोलता हूं जल्दी से। सबसे पहले मरकरी लैंप लेते हैं। मरकरी लैंप क्या करता है? एक वर्णित प्रकाश स्रोत को नहीं निकालता है। यहाँ से जो प्रकाश स्रोत निकलता है वो विभिन्न विभिन्न तरंगदैर्घ्यों का निकलता है। इसीलिए उसके आगे हम एक बेलनाकार नली ले लेते हैं, बेलनाकार लेंस ले लेते हैं, एक जिसमें सोडियम नाइट्रेट का विलयन भरा रहता है, और ये एक फिल्टर का काम भी करता है। तो जब बच्चों यहाँ से प्रकाश जाएगा, तो ये क्या करेगा? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, पर्टिकुलर तरंगदैर्घ्य की लाइट को निकाल देगा। निकाल के लाइट कहाँ जाएगी? सीधी पायरेक्स ग्लास ट्यूब जो थी ना, पायरेक्स कांच की नली, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर थी और व्यास 2 सेंटीमीटर था, सीधा सीधा ये कहाँ जाएगा? इस सी पर पायरेक्स ग्लास नली के अंदर जाएगा। पायरेक्स ग्लास नली के अंदर एक पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है। तो जब प्रकाश किरण यहाँ जाएगी, तो पारदर्शी माध्यम भरा हुआ है, तो वो माध्यम से प्रकीर्णित हो जाएगी, और प्रकीर्णित प्रकाश का कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा, कुछ भाग इधर जाएगा। तो जो भाग इधर जाएगा वो तो पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लैक पेंटेड है दूसरी विंडो, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। और जो इधर जाएगा ये परावर्तक इसको फिर वापस यहीं भेज देगा, ये परावर्तक वापस यहीं भेज देगा। इसलिए बोलते हैं कि परावर्तक का काम होता है इसकी तीव्रता के मान को बढ़ाना, जो प्रकाश की तीव्रता है उसके मान को बढ़ाना। तो जब यहाँ से प्रकाश यहाँ आ जाएगा, अब वो प्रकाश निकलेगा कहाँ से? रास्ता तो यही है, यहाँ से निकलेगा विंडो से। प्लेन विंडो रहती है, समतल आकार की रहती है, तो यहाँ से निकलेगा। अब जब यहाँ से प्रकाश यहाँ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, कांच की नली है तो गर्म होगी, गर्म होगी तो पानी यहाँ से डालोगे और पानी वापस यहाँ से निकाल दोगे। पानी का यूज करना वाटर का आराम से। तो बच्चों जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, तो स्लिट S1S2 के द्वारा वो कहाँ पर सीधा जाएगा? लेंस एल पर। और लेंस एल जो होता है, उत्तल लेंस आपको मालूम है कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। तो पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ जाएगा। उस प्रकाश के अंदर स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से देखेंगे तो 3 प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन, 3 प्रकार की लाइन, 3 प्रकार की रेखाएं, कुछ भी बोल दो, 3 प्रकार के प्रकाश, जो भी बोलना है, दिखाई देंगी। 3 प्रकार की लाइनें दिखाई देंगी, 3 प्रकार की रेखाएं दिखाई देंगी, जिसमें से एक होगी स्टॉक, और दूसरी होगी एंटी स्टॉक, और तीसरी होगी प्रिंसिपल। 3 प्रकार की रेखाएं दिखती है, एक की आवृत्ति कम होगी, एक की आवृत्ति जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है उसके बराबर होगी, और एक की आवृत्ति आपकी आपतित प्रकाश की आवृत्ति से अधिक होगी। जिसकी अधिक है वो प्रति स्टॉक हो गई, जिसकी कम है वो स्टॉक हो गई, और जिसकी बराबर है वो मूल रेखा हो गई। इस तरीके से। अब दूसरा डायग्राम एक सिंपल सा बना के समझाता हूँ। सर चलो पूछ लो कुछ बता। ये जो हॉर्न टाइप का लिया है, इसको सर ब्लैक पेंटेड क्यों किया है और ऐसी इस आकार का क्यों लिया? देखो आकार तो उसने लिया था, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो जैसा भी आकार लेता तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी, कैसा भी आकार ले सकता, लेकिन ब्लैक पेंटेड करने का कारण मैं बता सकता हूँ। ब्लैक पेंटेड करने का कारण ये था कि उसने स्पेक्ट्रोग्राफ इधर लगाया है, तो वो चाहता है कि पूरा का पूरा प्रकाश यहीं आए, और जो एक्चुअल में आवृत्ति उनकी मिलने वाली है, जो एक्चुअल में आवृत्ति मिलने वाली है, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति जब बढ़ती है घटती है, तो उसके हिसाब से तीव्रता का मान भी बढ़ता घटता है।
आपको भी मालूम है। तो वो चाहता है कि जो एक्चुअल में आवृत्ति मिलने वाली है वो मुझे मिल जाए। तो वो चाहता है कि इधर से प्रकाश ना निकले, और चला आधा इधर से निकल गया, आधा इधर से निकल गया, आधा इधर से सर निकल ब्लैक गया। तो एब्जॉर्ब कर लेता है ना लाइट को तो। एब्जॉर्ब नहीं, ब्लैक पेंटेड करने का मतलब होता है ये पूरी की पूरी लाइट ये रिफ्लेक्टर का काम करेगा एक तरीके से। लाइट को यहाँ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्या करेगा? रिफ्लेक्टर का काम, मतलब निकालेगा नहीं, एक तरीके से खिड़की को बंद कर दिया है। जैसे दोनों साइड विंडो होंगी, तो दोनों साइड विंडो को, अब जैसे अपन क्या करते हैं, दो विंडो हैं, तो अपन चाहते हैं कि यार एक विंडो बंद हो जाए, तो अपन ने तो कोई मटेरियल लगा दिया, ईंट वीट से भर दिया, सीमेंट वीमेंट लगा के। ये लोग क्या करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो सोचते हैं कि इधर से लाइट ना निकले, तो उसको क्या कर देते हैं, पूरा पॉलिश करके रखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपने पढ़ा था, माइकलसन व्यतिकरण मापी, उसमें जो दर्पण होता था ना, दर्पण ऊपर लगा देते, उसमें मैंने बताया था पीछे वाले भाग पर पूरे पर पॉलिश कर देंगे, तो जो प्रकाश जाएगा टकरा के वापस आ जाएगा। लेड तो ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड की सर, हाँ जी, लेड ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड की सर पॉलिश कर देते थे, जिससे सर अब वापस रिफ्लेक्ट कर जाए, बिल्कुल ट्रांसमिट ना करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सर यहाँ पे तो ब्लैक की है ना उसने। अरे तो ब्लैक पेंटेड का मतलब यही होता है कि लाइट उधर से जाएगी नहीं, लाइट एब्जॉर्व कर लेगा, तो फिर अब आपने चलो बोल दिया कि ये तो एब्जॉर्व करेगा, मान लो लाइट को उसने एब्जॉर्व कर लिया, फ्रीक्वेंसी किसकी निकालो जरा मुझे बताओ। नहीं अगर सर, वो लाइट को कुछ एब्जॉर्व कर कर लेगा लेगा तो ना, कुछ फ्रीक्वेंसी तो किसकी? करेगा ही सर, क्या? कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ही सर नहीं अगर नहीं, ब्लैक है। कुछ नहीं करेगा, उसका काम केवल ये रहेगा कि लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट करना, एब्जॉर्व का काम नहीं रहेगा। एक तरीके से विंडो को बंद कर दिया, यहाँ पर विंडो बंद करोगे तो क्या करोगे, केवल पॉलिश करनी है आपको, ये चीज याद रखना है। अब ये ऐसा थोड़ी ना करते हैं, विंडो को बंद करने के लिए कोई और इंस्ट्रूमेंट का यूज तो करोगे नहीं। तो नहीं यहाँ सर, पर बट जब भी सर, एक डाउट सर, जब भी सर किसी मीडियम पे लाइट टकराती है तो सर 100% ना रिफ्लेक्ट करती है, ना एब्जॉर्ब करती है, ना ट्रांसमिट, कुछ परसेंट एब्जॉर्ब होता होगा ना सर? देखो, ये तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो सबको मालूम है है। ना सर? लेकिन अपन लैंग्वेज में ये कभी नहीं लिखेंगे, इसमें लैंग्वेज में कभी नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा आपको कि ये भी कुछ ना कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर लेगा, वो एब्जॉर्व कर लेगा। क्योंकि 100% रिफ्लेक्टर तो कोई होता ही नहीं है ना, कि 100% कोई लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, वो कभी नहीं यस बनता। सर। कुछ पार्ट भले ही एब्जॉर्व हो जाए, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम तो यही बोलते हैं कि इसने पूरे की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब जैसे मैंने नहीं, माइकलसन ने बताया था, लाइट जाएगी M1 की तरफ, तो वहां पॉलिश वॉलिश करके रखते हैं, तो M1 की तरफ जाएगी, पॉलिश करके रखते हैं, हालांकि वो कुछ पार्ट को एब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि नहीं, एब्जॉर्व नहीं करेगी, पूरे पार्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, परावर्तित करेगी। और यहाँ पर भी आपको यही लिखा है, ये पूरे भाग को, ये भी पूरे भाग को परावर्तित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ से पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। अब कुछ परसेंट कर ले एब्जॉर्ब, तो वो मान सकते हैं, लेकिन आपको उसमें थ्योरी में कंसीडर नहीं करना। यहाँ से कोई वेवलेंथ की लाइट निकाली, सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, सी बराबर न्यू लैम्डा, तो न्यू बराबर बच्चों सी अपॉन लैम्डा। आपको मालूम है कि भाई सी तो मालूम है, लैम्डा आपको मालूम है कितनी वेवलेंथ का लाइट गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कितनी वेवलेंथ का लाइट गया है, कितनी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गया है। अब मान लो आपने इसका आंसर निकाला, और आंसर आ गया मान लो 30, आ गया आंसर, मान लो कोई भी वैल्यू दी हो 30 आंसर आ गया। आपने कहा लाइट को इसने एब्जॉर्व कर लिया, लाइट को इसने एब्जॉर्व कर लिया, लाइट को इसने एब्जॉर्व कर लिया, तो वैल्यू बच्चों 30 तो मिलेगी नहीं आपको। जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्रिंसिपल लाइन की फ्रीक्वेंसी 30 होना चाहिए। क्यों? यहां से जो इंसिडेंट लाइन की फ्रीक्वेंसी है, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, वही प्रिंसिपल लाइन की फ्रीक्वेंसी होती है। अब वो आपको कितनी मिलना चाहिए? 30 मिलना चाहिए। 30 से कम भी मिलती है, ज्यादा भी मिलती है, तो 30 भी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब प्रिंसिपल लाइन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से जब लाइट जाएगी तो वो दोनों रिफ्लेक्ट करेंगी। यहाँ स्कर्टेड होने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट मिलती हैं, उसको रमन ने चेक किया, उसमें देखा कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी तो वही है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तो वही है जो आप भेज रहे हो, लेकिन बाकी की स्पेक्ट्रल लाइन जो मिल रही है वो लो फ्रीक्वेंसी की और हाई फ्रीक्वेंसी की भी देखने को मिल रही है, उच्च आवृत्ति और निम्नावृत्ति की। और इसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आप ये कभी नहीं लिखेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। आप ये लिखेंगे बस यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है।
90%, 98% लाइट रिफ्लेक्ट हो गई मान लो, और 2% एब्जॉर्ब हो गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये मतलब ये तो सभी को मालूम है कि 100% ट्रांसपेरेंट कोई नहीं कर सकता लाइट को, और 100% एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता, तो वो ब्लैक बॉडी में चला जाता है। याद है होगा आपको, ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाना ये रहता है। तो ये आप उसमें थ्योरी में लिख के नहीं आएंगे। और बताओ, तो कैसी लाइट देखने को मिलती है, यहाँ बना देता हूँ डायग्राम को। डायग्राम तो आपने देख लिया होगा, बनाते हो ऐसी। ये रही बच्चों इंसिडेंट लाइट, इसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, मतलब ये ऐसी मिली इंसिडेंट लाइट बोल दी है। इसके अलावा इंसिडेंट लाइट तो मिलेगी मिलेगी, उसके अलावा लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी की लाइन भी देखने को मिलती है। ये आपकी इंसिडेंट लाइन है। आपतित रेखा बोल सकते हैं, आपतित प्रकाश बोल सकते हैं, आपतित आवृत्ति बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हैं। और इधर ये तो मिलना ही मिलना है आपको, इसकी फ्रिक्वेंसी की सेम रहती है, और यहाँ मिलेगी लो फ्रिक्वेंसी की, यहाँ मिलेगी हाई फ्रिक्वेंसी की। मतलब फ्रिक्वेंसी का क्रम जो होगा ऐसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। यहाँ कौन सी मिली आपको, ये कौन सी है बच्चों, स्टॉप। और ये कौन सी है आपकी, एंटी स्टॉप। एंटी स्टॉप। डायग्राम को आपको जो भी ड्रॉ करना है, जो भी जैसे भी है, या समझना है आप समझ सकते हो। क्योंकि क्या है, जैसे अगर मान लो नोट्सों में कहीं आपको लगता है गलत सलत है, तो आप करेक्ट जरूर कर लेना उसको। चलो मिटा दूं। मिटा देता हूं। सर सीसी वगैरह कब से होंगे सर? उसकी तो कोई डेट वगैरह आ ही नहीं रही है सर। आएगी आएगी आएगी, मिटा दूं इसको। चलो, सीसी की आएगी डेट, सीसी होंगे आपके दिसंबर में, दिवाली के बाद। 90% ऑफलाइन ही होंगे। चलो अब देखो आगे, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, जिससे आपको डिफरेंस याद रहेगा। रमन इफेक्ट, और फर्स्ट यूनिट में सबने पढ़ा होगा क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट बच्चों ये सभी ने पढ़ा है, रमन इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट। रमन तो अभी बता रहा था, क्वांटम आपको मैंने पहले बता चुका हूँ। एक क्वांटम का एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको मालूम होगा, जैसे कई बच्चों ने नहीं पढ़ा हो तो याद रखना, H/m0c। मैं दोबारा से दीपावली के बाद रिवीजन क्लास स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है चेंज इन वेवलेंथ का, या वेवलेंथ शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, तरंग विस्थापन भी बोल देते हैं। H/m0c 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा होता है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन कोण। एंगल ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन कोण। अब सुनो, जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रमन इफेक्ट एंड क्वांटम इफेक्ट, तो याद रखना, 2-3 पॉइंट याद रखना, कम से कम 2 नंबर में पूछा मान लो। बच्चों रमन जो होता है ना, वो आईआर रीजन में काम करता है, इंफ्रारेड। आईआर रीजन में काम करता है, इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं, इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इंफ्रारेड को, क्यों हिंदी में क्या बोलते हैं इंफ्रारेड को, आईआर को, अवरक्त। अवरक्त। अवरक्त प्रकाश में काम करेगा। अब बाकी के डिफरेंस तो आप बता ही दोगे, ये आईआर में काम करता है, और ये एक्स में, एक्स रीजन में काम करता है, एक्स रीजन। बोलो, आईआर की वेवलेंथ ज्यादा है कि एक्स की, बोलो आईआर की ज्यादा है कि एक्स की, आईआर की। इसकी वेवलेंथ ज्यादा ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें जो भी लाइट आप लेते हो, जो भी आप लाइट लेते हो, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और
फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब मैं अगर बोलूं ना लैंग्वेज में तो ऐसा बोल सकता हूँ कि लो फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करते हैं, सही बोल रहा हूं, या हाई वेवलेंथ की लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करते हैं, सही बोला। लघु आवृत्ति के प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं, उच्च तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारते हैं, एक ही बात है। इसमें आ जाओ, इसका उल्टा कर देना, लो वेवलेंथ की लाइट को या लो वेवलेंथ के रेडिएशन को या हाई फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इंसिडेंट करवाते थे किसी स्कैटर पर, लो वेवलेंथ की लाइट को या हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवा देते किस पर, किसी स्कैटर पर, आपको मालूम है स्कैटर पर, फिर वहां से लाइट स्कैटर स्कैटर हो जाती थी। लघु तरंगदैर्घ्य या उच्च आवृत्ति के विकिरण को किसी प्रकीर्णक पदार्थ पर आपतित करवाते थे, सही बोल रहा हूं, दूसरा डिफरेंस। तीसरा बच्चों, ये जो होता है ना रमन, वो डिपेंड करता है इस पर, मटेरियल पर। मटेरियल कौन सा, जहां से लाइट स्कैटर्ड हो रही है उस मीडियम का मटेरियल कौन सा है, किस मीडियम से लाइट को पास करवा रहे हो, वो ये डिपेंड करता है रमन। रमन डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, मटेरियल पर, स्कैटर का मटेरियल, जहां से लाइट स्कैटरिंग हो रही है उसके मटेरियल पर। और ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर, ये प्रकीर्णक पदार्थ पर निर्भर करता है, और ये प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है, प्रकीर्णक पदार्थ पर निर्भर करता है, ये प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है। रमन मटेरियल पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसमें इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलती है, जैसे मान लो आफ्टर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग के बाद जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी के अलावा लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी की लाइन भी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल भी हो सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। इसमें जो आवृत्ति मिलती है वो प्रकाश की आवृत्ति के बराबर भी होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। और इसमें इसमें कम फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या मिलती है, डेल्टा लेमडा बराबर जो भी आ गया था आपका, आपने निकाला था, इसमें जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी उससे कम फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रल लाइन या उसके कम फ्रीक्वेंसी की लाइन देखने को मिलती है। डेल्टा लेमडा को लिखेंगे लेमडा डैश माइनस लेमडा, फिर उसको न्यू में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा कम फ्रीक्वेंसी की लाइन देखने को मिलती है, हमेशा छोटी आवृत्ति का प्रकाश देखने को मिलता है। और इसमें तीनों टाइप, तो कम से कम 2 से 3 डिफरेंस तो आप याद रखो। एक तो सर ये रीजन, मटेरियल और थीटा वाला फिर से बताना। देखो इसमें क्या होता है, कॉम्पटन में डेल्टा लेमडा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, इसको मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, मटेरियल कोई भी यूज कर लो जहां पर स्कैटरिंग होने वाली है, जो मटेरियल लाइट को या रेडिएशन को स्कैटर करने वाला है, जो मटेरियल जो पदार्थ विकिरण को प्रकीर्णित करने वाला है, वो कोई भी ले लो, प्रकीर्णन तो होना ही है, ग्रेफाइट ले लो, कॉर्बन ले लो, जो भी लेना है। लेकिन ये तो केवल एंगल पर डिपेंड करता है, कितना लाइट स्कैटर हुई, किस एंगल पर स्कैटर हुई, कितना कोण है, वो डिपेंड, ये थीटा में भी दिख रहा है। और ये जो होता है ना, ये केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर, कि मटेरियल कौन सा है, कौन सा मीडियम है आपका, और कौन सा मीडियम और कहाँ पर ले रहे हो आप, तो वो इस पर डिपेंड करता है। तभी तो लो फ्रिक्वेंसी की लाइन भी देखने को मिल रही है और हाई फ्रिक्वेंसी की लाइन भी देखने को मिल रही है, इसको एंगल से कोई रिलेशन नहीं है, पहली चीज। दूसरा, जब मैं इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा ना, तो जो डेरिवेशन आपके आएंगे उसमें कहीं भी आपको ये दिखेगा नहीं कि एंगल कहाँ है, एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये केवल किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ पर, कौन सा पदार्थ ले रहे हो, किस पदार्थ से प्रकीर्णन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। देख सकते हो, मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं।
अब उसके बाद थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। वैसे तो 2 नंबर में पूछ लेते हैं कभी कभार, लेकिन हो सकता है ना पूछे, किसी के साथ पूछ लें, ये आ गया। उसके बाद ठीक है, ऐसे ही लिख लिया करो आप। जैसे मान लो कोई पॉइंट नहीं मिला करे ना उसमें, तो मैंने आपसे पहले ही बताया था नोट्सों में अगर कोई पॉइंट नहीं मिलता है, जैसे मैंने कई पॉइंट ऐसे बोल देता हूँ जो हो सकता है ना मिले नोट्सों में, तो आप खुद भी लिख दिया करो। और जो स्टॉक लाइन, स्टॉक रेखा और एंटी स्टॉक लाइन, इनमें डिफरेंस क्या है? तो एक ऐसे तो सिंपल डिफरेंस है, इसकी फ्रीक्वेंसी, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू1, वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम होती, पहला डिफरेंस। इसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है, इधर आती है। इसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, इसकी आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से ज्यादा होती है। दूसरा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन में जब एक्सपेरिमेंटली हम चेक करते हैं, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती है। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी इससे, और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? कम होती है। तीव्रता का मान उसका ज्यादा होगा जिसकी आवृत्ति का मान कम है। इसलिए बोलते हैं कि स्टॉक रेखा की जो तीव्रता होती है वो हमेशा प्रति स्टॉक रेखा की तीव्रता से अधिक होती है। इंटेंसिटी इसकी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी इसकी कम होगी। उसके बाद मैंने बताया था स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन दोनों आईआर रीजन में मिलते हैं। ये डिफरेंस भी मान लो चाहे सिमिलरिटी मान लो, स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन दोनों आईआर रीजन में मिलते हैं, इंफ्रारेड रीजन में मिलते हैं, अवरक्त क्षेत्र में मिलते हैं, इसको बोलते हैं। चाहे सिमिलरिटी लिख दो चाहे डिसिमिलरिटी लिख दो, आपको ये 2-3 पॉइंट लिख के आना है। उसके अलावा जो डेल्टा न्यू होता है जिसको हम बोलते हैं रमन शिफ्ट, क्या बोलते हैं? रमन शिफ्ट। तो जब हम इसमें रमन शिफ्ट निकालेंगे ना, रमन शिफ्ट, रमन हटाओ, तो बच्चों रमन शिफ्ट निकालने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी में से इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में से इस फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति में से इसको माइनस करना पड़ेगा, और इधर रमन शिफ्ट निकालेंगे तो डेल्टा न्यू बराबर न्यू2 माइनस न्यू1 करना, न्यू करना, जो रमन शिफ्ट निकालेंगे। तो ये एक डिफरेंस हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें जो रमन शिफ्ट मिलता है वो किस पर डिपेंड करता है? केवल मटेरियल पर, एंगल पर डिपेंड नहीं करता, दोनों में लिख सकते हो। तो 2 पॉइंट तो सेम हो गए। कौन से? कि दोनों आईआर रीजन में मिलेंगी, इंफ्रारेड रीजन में मिलेंगी, अवरक्त प्रकाश में मिलेंगी, और उसके अलावा दोनों के लिए जो रमन शिफ्ट होगा, रमन हटाव जिसको बोलते हैं, वो केवल किस पर डिपेंड करेगा? मटेरियल पर, पदार्थ पर। किस पर डिपेंड नहीं करेगा? आपका एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा। हालांकि देखो मैं चाहता था उसको, आप जो मैंने सिमिलरिटी बताई है, मैं चाहता था उसको डिफरेंस में भी बदल सकता हूँ। देखो कैसे, अब मैंने नहीं बना, मैंने तो सीधा सीधा लिखा दिया। कैसे? आप देखो, खुद ही देखो। सभी बच्चों को मालूम है कि इसकी फ्रीक्वेंसी में से इसकी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहे हैं, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी कम है। देखना जरा ध्यान से, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो बोलो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। सही बोल रहा हूँ? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। दोनों भले ही आईआर रीजन में मिले, आईआर रीजन का मतलब ये नहीं है कि वेवलेंथ कम ज्यादा नहीं हो सकती। मैंने आपको जो जिस बच्चे ने बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है, बोर का परमाणु मॉडल, उसमें मैंने बताया है लाइमन यूवी रीजन में मिलती है, पराबैंगनी क्षेत्र में। बामर विजिबल रीजन में मिलती है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में। उसका लाइमन बामर पाशन आईआर रीजन में, बोलो बोला था, इंफ्रारेड में मिलती है, अवरक्त में। फिर उसका लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट, ब्रैकेट भी आईआर में मिलती है, लेकिन फार आईआर बोल देता हूं मैं उसको, दूर अवरक्त, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। आईआर रीजन भले ही है लेकिन वेवलेंथ ज्यादा है। और जो लास्ट वाली होती है ना फुंड, वो भी आईआर में मिलती है लेकिन उसकी वेवलेंथ और ज्यादा होती है। तो आईआर में ऐसा नहीं है कि आईआर की लिमिट स्टार्ट होगी, मान लो यहाँ से, मान लो 10 से स्टार्ट हो गई, तो 10 से लेकर 20, 30, 40, 50, 60 तक आईआर चलता है।
तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैं चाहता तो आपको अलग अलग भी लिखा सकता, लेकिन एक ही पॉइंट लिखवा दी, दोनों IR रीजन में मिलेंगे। आपको ये नहीं लिखना है ये कम IR में वो ज्यादा IR में, ऐसा कुछ नहीं लिखना है, दोनों अवरक्त में मिलते हैं, सीधा सीधा लिख के आ जाना। तो जब भी दोनों में डिफरेंस रहता है, आपको मालूम है ये ज्यादा में मिलेगा, ये कम में मिलेगा। तो ये बच्चों स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन में डिफरेंस होता है। आज का टॉपिक यहीं खत्म करेंगे। मैं नेक्स्ट टाइम पे इसकी दोनों थ्योरी बताऊंगा, क्वांटम और क्लासिकल, दोनों में डेरिवेशन है, और डेरिवेशन भी है और थ्योरी भी एक मजेदार है उसकी। और उसके अलावा अगर आपको कोई चीज पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट मन में रह जाते हैं वो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा, नहीं तो मुझे क्या पता कि आपको दिक्कत है कि नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में यही अंतर है, ऑफलाइन में फेस देख के समझ में आ जाता है किसको दिक्कत है, ऑनलाइन में आपको खुद पूछना पड़ेगा। ठीक है, चलो फोन करके भी पूछ सकते हो, ऐसा जैसा आपकी मर्जी हो। नेक्स्ट टाइम पे इसकी दोनों थ्योरी बताऊंगा। सर नोट्स भी अगले 10 पेज सेंड करोगे तो आप फिर? नहीं नहीं नहीं, आज ही करूंगा, अलग अलग करूंगा, ज्यादा हो जाएंगे फिर अगले दिन, इसलिए डेली इसके तो कर दूंगा मैं। और जिन बच्चों की फीस जमा नहीं है वो फीस जमा करवाएं। सर एक बार मरकरी आर्कलाइन बता दो। मरकरी आर्क लैम्प जो होता है वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को निकालता है। जैसे अपन बोले, जैसे अपने ये घर में जो लाइट है ना आपकी, व्हाइट लाइट, जैसे मान लो सपोज, या सन से जो लाइट आ रही है वो व्हाइट लाइट होती है, या अपनी जो लाइट है मान लो वो व्हाइट लाइट है, तो वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को निकालेगी, लेजर लाइट जैसे काम नहीं करेगी। तो आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को निकालना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो मरकरी आर्क से जो लैंप होता है, जैसे घर में आपने लैंप देखा है, जो टेबल फैन टेबल लैंप होता है, वो भी क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को निकालता है, कभी उजीला ज्यादा हो रहा है, किसी जगह कम हो रहा है, तो वो होता है मरकरी आर्क। लेकिन आपको चाहिए मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक का उसने यूज किया नहीं, तो क्या करेगा आप, उसके बाद आप कुछ नहीं, सीधा सीधा फिल्टर लगाना पड़ेगा उसको। ये